हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कॉम्पिटेंस सामर्थ्य के बारे में समझेंगे। सबसे पहले सामर्थ्य के बारे में कि सामर्थ्य होता क्या है, कॉम्पिटेंस क्या होता है। आनुवंशिकी के अनुसार कॉम्पिटेंस का अर्थ होता है कि कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड में ही कुछ विशेष जीन्स कुछ विशेष उत्तकों का निर्माण कर सकते हैं। इसका मीनिंग है कि जो कॉम्पिटेंस है, इसका मीनिंग होता है कि किसी स्पेसिफिक टाइम पे ही कुछ स्पेसिफिक जो जीन्स होते हैं वो कुछ स्पेसिफिक टिश्यूज़ का निर्माण कर सकते हैं। उस टाइम पीरियड के बाद में ये जीन्स दूसरे प्रकार के उत्तकों का निर्माण करते हैं या क्रिया करना बंद कर देते हैं। इस कैपेसिटी को हम कॉम्पिटेंस कहते हैं। वेडिंगटन ने 1940 में इसके बारे में बताया। और जो कॉम्पिटेंस है, इसके लिए जो प्री कंडीशन होती है वह होती है कि फंक्शनल जीनोम की उपस्थिति बहुत ही आवश्यक होती है। वेडिंगटन के अनुसार कॉम्पिटेंस सामर्थ्य उत्तक की वह विशिष्ट कार्य की अवस्था है जिसमें वह प्रेरण क्रिया के प्रति अनुक्रिया करता है, अर्थात उत्तक उस विशेष काल में विशिष्ट संरचना निर्माण की क्षमता रखता है। वेडिंगटन ने कहा कि जो कॉम्पिटेंस है वह टिश्यू की वह स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फेज है जिसमें वह कोई भी इंडक्शन के अगेंस्ट में रेस्पॉन्स शो करता है और पर्टिकुलर उसी टाइम पीरियड में वह कोई स्पेसिफिक जो टिश्यू है कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर का निर्माण करने की कैपेसिटी उसके अंदर रहती है। जब वह स्पेसिफिक टाइम गुजर जाता है, वह समय चला जाता है, तो उसके पश्चात में वह जो टिश्यू होता है अपनी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनाने की कैपेसिटी को खो देता है और दूसरी संरचना के निर्माण के लिए समर्थ हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं कि जैसे जो एक्टोडर्मल टिश्यू होते हैं, इनमें कुछ ही समय तक तंत्रिका प्रेरण के प्रति अनुक्रिया कर तंत्रिका नली बनाने का सामर्थ्य होता है और उसके पश्चात यह उत्तक लेंस निर्माण करने के लिए समर्थ हो जाता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, इसको जो कॉम्पिटेंस है इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जो एक्टोडर्मल टिश्यूज़ होते हैं वे कुछ समय तक ही तंत्रिका प्रेरण के प्रति, जब देखिए कॉम्पिटेंस की जो डेफिनेशन हमने देखी उसमें क्या देखा हमने कि जो स्पेसिफिक जीन होते हैं स्पेसिफिक उत्तकों का निर्माण करते हैं और यह जो निर्माण है वह एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में ही होता है। तो एग्जाम्पल के लिए हम देख रहे हैं कि जो एक्टोडर्मल टिश्यू होते हैं वो कुछ ही समय तक जब तंत्रिका प्रेरण इन्हें मिलता है तो उसकी अनुक्रिया के फलस्वरूप तंत्रिका नली बनाने में समर्थ होते हैं, लेकिन अगर यह टाइम पीरियड निकल जाए तो उसके बाद में यह तंत्रिका नली ना बना करके लेंस का निर्माण करने के लिए समर्थ हो जाते हैं। वेडिंगटन ने अपने द्वारा कॉम्पिटेंस के लिए जो बातें कही उसे समझाने के लिए, उसे प्रमाणित करने के लिए उन्होंने कुछ प्रयोग किए। उन प्रयोगों को हम देख लेते हैं एक बार। सबसे पहला प्रयोग जो वेडिंगटन के द्वारा किया गया, उन्होंने परिवर्तित हो रहे भ्रूणों की, और ये जो भ्रूण थे ये ब्लास्टुला से नेरुला अवस्था तक के थे, तो इन भ्रूण की, इन एम्ब्रियोज की एक्टोडर्म का जो प्रतिरोपण है, ट्रांसप्लांटेशन है, इसे दूसरे भ्रूण में किया। जो वेडिंगटन थे इन्होंने क्या किया कि जो डेवलप हो रहे एम्ब्रियो थे इनकी एक्टोडर्म को वहाँ से हटा करके उसे ट्रांसप्लांट किया दूसरे एम्ब्रियोज के ऊपर, और सभी अवस्थाओं में इन्होंने देखा कि एक्टोडर्म में क्रमिक तंत्रिका उत्तक के निर्माण की सामर्थ्यता का ह्रास होता है। मतलब जैसे जैसे इन्होंने स्टार्ट टू एंड स्टेज तक जैसे जैसे ये आगे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो देखा कि जो एंडिंग स्टेज थी उन तक जाते जाते जो तंत्रिका उत्तक निर्माण की जो कॉम्पिटेंस थी उसका क्या हो जाता है, ह्रास हो जाता है। अधिक उम्र के जो भ्रूण थे उनमें एक्टोडर्म प्रेरण क्रियाओं के प्रति अनुक्रिया कर कोर्डोमीजोडर्म का निर्माण करते हैं। जो ज़्यादा उम्र के जो भ्रूण थे वो प्रेरण क्रियाओं के प्रति अनुक्रिया करके क्या कर रहे थे, कोर्डोमीजोडर्म का निर्माण कर रहे थे। जब एक्टोडर्म का प्रतिरोपण देर वाली अवस्थाओं में किया जाता है तो यह सिर्फ एपिडर्मिस का निर्माण करते हैं, और जब इन्होंने जो एक्टोडर्म था उसको लेट स्टेज वाले एम्ब्रियोज पर ट्रांसप्लांट किया तो इन्होंने देखा कि ये जो एक्टोडर्म था ओनली एपिडर्मिस का निर्माण करते हैं और इसके अलावा किसी भी प्रकार की कोई स्ट्रक्चर का निर्माण नहीं करते। तो इस प्रकार इन्होंने
जो ऊतक निर्माण के लिए स्पेसिफिक टाइम पीरियड है उसको समझाया। सेकंड, इन्होंने प्रयोग किया अपना कॉम्पिटेंस को समझाने के लिए गैस्ट्रुला के एक्टोडर्म के टुकड़ों को अलग किया गया। इन्होंने क्या किया कि किसी स्पेसिफिक एम्ब्रियो से जो कि गैस्ट्रुला स्टेज में था उससे एक्टोडर्म के टुकड़ों को अलग किया और इन्हें अलग अलग टाइम पीरियड के लिए अलग अलग रखा। अब इसके पश्चात इन्होंने क्या किया कि न्यूरोला में अलग अलग स्थान पर इन्हें प्रतिरोपित या ट्रांसप्लांट कर दिया। वेडिंगटन ने क्या किया कि इन्होंने एक एम्ब्रियो जो कि गैस्ट्रुला स्टेज था इससे एक्टोडर्म्स को अलग किया और इन्हें अलग अलग टाइम पीरियड के लिए रख दिया, और उसके बाद में इन्हें जो ये एक्टोडर्म के पीसेस थे, टुकड़े थे, इनको इन्होंने न्यूरोला स्टेज वाले एक दूसरे एम्ब्रियो के ऊपर ट्रांसप्लांट कर दिया। और यह जो एम्ब्रियो था जिस पर इसे ट्रांसप्लांट किया गया एक्टोडर्म को, उसके अंदर प्रेरक या इंडक्टर्स सक्रिय थे। परिवर्तन के दौरान इन्होंने देखा कि लेट गैस्ट्रुला अवस्था में मस्तिष्क के निर्माण की सामर्थ्यता में ह्रास होता है। इन्होंने देखा कि डेवलपमेंट के दौरान जो लेट गैस्ट्रुला स्टेज थी उनमें ब्रेन के निर्माण के जो कॉम्पिटेंस था उसमें क्या होता है, ह्रास होता है। काल प्रभावन के साथ, एजिंग के साथ ऊतक की एक प्रकार की प्रेरण की सामर्थ्य में ह्रास होता है, परंतु दूसरे प्रकार के प्रेरण की सामर्थ्य ग्रहण कर लेता है। इसमें क्या होता है कि एक स्पेसिफिक टाइम पर ही कोई स्पेसिफिक टिश्यू को बनाने की कॉम्पिटेंस, सामर्थ्यता टिश्यू के अंदर होती है, लेकिन वह टाइम पीरियड जब निकल जाता है तो किसी दूसरे स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को बनाने की सामर्थ्यता टिश्यू के अंदर आ जाती है। प्रयोग के दौरान इन्होंने देखा कि एक्टोडर्म ऊतक तंत्रिका ऊतक के निर्माण की सामर्थ्यता खो देता है, परंतु लेंस, कर्ण, आशय, नेजल पिट आदि के प्रेरण के प्रति अनुक्रिया करता है। तो जो इन्होंने अपनी डेफिनेशन में कहा था कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पर ही जो टिश्यू होता है वह जो जीन्स होते हैं जो कि किसी टिश्यू के अंदर उपस्थित है किसी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को निर्माण करते हैं। तो इन्होंने कहा कि जो अपने एग्जांपल्स में इन्होंने समझाया कि एक्टोडर्म में जो टिश्यूज़ होते हैं, एक्टोडर्मल जो टिश्यूज़ होते हैं, ये तंत्रिका ऊतक के जो न्यूरल टिश्यूज़ है इनके निर्माण की सामर्थ्यता को एक टाइम पीरियड के बाद में खो देते हैं, और सेम जो एक्टोडर्मल टिश्यू हैं वे दूसरे स्ट्रक्चर्स जैसे लेंस, कर्णाशय और नेजल पिट को बनाने के लिए क्या हो जाते हैं, कॉम्पिटेंस हो जाते हैं। ये क्रमिक सामर्थ्य की अवस्थाएं सिंक्रोनाइज्ड होती हैं क्योंकि ये प्राथमिक व द्वितीयक प्रेरकों के द्वारा नियंत्रित होती हैं। जो कॉम्पिटेंस में इन्होंने बताया कि जो क्रमिक कॉम्पिटेंस की जो अवस्थाएं होती हैं वे सारी की सारी कैसी होंगी, सिंक्रोनाइज्ड होंगी, एक के बाद एक होंगी, और ये सभी प्राथमिक और द्वितीयक प्रेरकों के द्वारा नियंत्रित होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं प्रेरण और सामर्थ्य के अध्ययन के पश्चात यह प्रमाणित हो चुका है कि भ्रूण की जो वृद्धि होती है वह विभेदन के लिए इन दोनों में पारस्परिक क्रिया का सही समय पर होना आवश्यक होता है। अगर एक बार तंत्रिका प्रेरण प्रारंभ हो जाए एवं ठीक प्रकार गति करे तो अन्य प्रेरक सही प्रकार से कार्य करते हैं। इस प्रकार हमने जो भी एग्जाम्पल्स देखे और वेडिंगटन ने जो प्रयोग किए उनसे हम यह समझ सकते हैं कि जो भ्रूण की वृद्धि और विभेदन के लिए जो इन दोनों की पारस्परिक क्रियाओं का सही समय पर होना आवश्यक है। वृद्धि और विभेदन के लिए क्या आवश्यक है कि दोनों का एक सही पर्टिकुलर टाइम पे होना आवश्यक है। अगर एक बार तंत्रिका प्रेरण प्रारंभ हो जाता है एवं ठीक प्रकार प्रगति करे तभी प्रेरक सही प्रकार से कार्य कर पाते हैं। अब हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ कॉम्पिटेंस, सामर्थ्य का परिवर्धन। प्रारंभिक विदलन व कोरक अवस्था में सामर्थ्यता नहीं पाई जाती है। देखिए जो क्लीवेज की जो स्टार्टिंग फेज होती है, इनिशियल जो फेजेस होती हैं, और साथ ही साथ जो ब्लास्टुला स्टेज होती है, इनमें कॉम्पिटेंस नहीं पाया जाता। जो कॉम्पिटेंस की जो कैपेसिटी है यह ओनली गैस्ट्रुला अवस्था में पाई जाती है। आरआरएनए का जो अनुलेखन है, ट्रांसक्रिप्शन है, वह गैस्ट्रुलेशन के दौरान होता है, यद्यपि टीआरएनए का अनुलेखन
लेट क्लीवेज के प्रारंभ होने से कुछ पूर्व ही हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए, जो कॉम्पिटेंस है वह क्या होता है, सिर्फ गैस्ट्रुल अवस्था में ही पाया जाता है और इसमें जो आरआरएनए का अनुलेखन है वह गैस्ट्रुलेशन के दौरान होता है। यद्यपि जो टीआरएनए का जो अनुलेखन होता है वह लेट क्लीवेज से ही प्रारंभ हो जाता है। ब्राउन ने कहा, ब्राउन एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1964 में बताया कि एमआरएनए का अनुलेखन भी गैस्ट्रुलेशन के प्रारंभ से थोड़ा पहले ही हो जाता है। इसका अर्थ यह होता है कि सामर्थ्य व आरएनए के अनुलेखन के प्रारंभ होने में नज़दीकी संबंध है। जो ब्राउन थे इन्होंने क्या कहा कि जो एमआरएनए है इनका ट्रांसक्रिप्शन भी गैस्ट्रुलेशन के प्रारंभ से थोड़ा पहले ही हो जाता है। गैस्ट्रुलेशन के प्रारंभ से थोड़ा पहले ही हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि सामर्थ्य व आरएनए के अनुलेखन के प्रारंभ होने में नज़दीकी संबंध होता है। जो सामर्थ्य है वह परिवर्धित हो रहे भ्रूण के ऊतकों की वह सक्रिय अवस्था होती है जिसके दौरान भ्रूण प्रभावी प्रेरण के प्रति अनुक्रिया करता है एवं यह अनुक्रिया समय समय पर विभिन्न प्रेरकों के नियंत्रण में होती है। इस प्रकार हमने जो कॉम्पिटेंस के बारे में जो एग्जांपल्स देखे और जो डेवलपमेंट ऑफ कॉम्पिटेंस है, इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो कॉम्पिटेंस है यह डेवलप्ड हो रहे एम्ब्रियो के टिश्यूज़ की वह एक्टिव स्टेज है जिसके दौरान जो एम्ब्रियो है वह प्रभावी इंडक्शन के प्रति अपना रेस्पॉन्स शो करता है और इस रेस्पॉन्स में क्या करता है, टाइम टाइम पर डिफरेंट जो इंडक्टर्स होते हैं, ये जो रेस्पॉन्स है वह डिफरेंट इंडक्टर्स के कंट्रोल में होता है। डेवलपमेंट ऑफ कॉम्पिटेंस में हमने देखा कि जो सिर्फ गैस्ट्रुला स्टेज होती है इसी में कॉम्पिटेंस की कैपेसिटी होती है, बाकी जो अर्ली क्लीवेज स्टेज होती है या हम कहें जो ब्लास्टुला स्टेज होती है उनमें कॉम्पिटेंस नहीं पाया जाता है। इस प्रकार कॉम्पिटेंस के अगर हम डेफिनेशन की वापस बात करें तो सभी एग्जाम्पल्स और प्रयोगों के बाद में हम यह कह सकते हैं कि वेडिंगटन ने जो डेफिनेशन दी जो कि कहती है कि किसी स्पेसिफिक काल तक ही कुछ स्पेसिफिक जीन्स कुछ विशेष ऊतकों का निर्माण कर सकते हैं और इस टाइम के बाद में, इस पर्टिकुलर टाइम के निकल जाने के बाद में ये जीन्स दूसरे प्रकार के ऊतकों का निर्माण करते हैं या क्रिया करना बंद कर देते हैं। धन्यवाद।